HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 10. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other body is called angle of friction. ठीक है, ये दिया हुआ उसमें रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कोई दिक्कत? So that if lambda be the angle of friction and mu is the coefficient of static friction, then lambda is less than equal to tan inverse mu. कोई दिक्कत? पक्का? स्टार्ट करें. ये नॉर्मल है, ठीक है, ये फ्रिक्शन है, ये mg. मान लेते हैं इसको इधर मूव करा रहे. हम आपको बताया कि नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स. कोई दिक्कत? तो बोलता है कि नेट कांटेक्ट फोर्स. तो नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का वेक्टर सम. अरे होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम. ठीक है भाई, तो वो कुछ ऐसे होगा. वेक्टर डायग्राम बनाने आता है? ये कुछ रहा होगा नेट कांटेक्ट फोर्स, है ना. इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी वेक्टर. ठीक है, तो लैम्डा कौन सा एंगल है, लैम्डा ये वाला एंगल है. ध्यान से देखिए, लैम्डा. कोई दिक्कत? अच्छा, 10 लैम्डा अगर आप लिखो, 10 लैम्डा, तो क्या होगा बताओ, F बाय एन. F बाय एन. कोई दिक्कत? यहां तक में कोई परेशानी? 10 लैम्डा बराबर F बाय एन. अच्छा सर, फिर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ. म्यू एस एन, है ना, या म्यू एन. अगर कुछ नहीं दिया तो म्यू एन, है ना. एक घूसा मारेंगे मुंह पे. फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके म्यू एन तक कुछ भी हो सकता है. लॉ ऑफ फ्रिक्शन भूल गए? भूल गए? तब तो मस्त एकदम जवाब दे दिए, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन. शर्म आया बोलने में? आया सर? आया सर? शर्म आया? हाँ, तो थोड़ा शर्माया करो. ठीक है, चल. तो हम लिख सकते हैं कि अगर मेरे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके म्यू एन के बीच में है, तो डिवाइड कर दो एन से. एफ बाय एन का वैल्यू अरे होगा. और ये मेरा क्या है, 10 लैम्डा. अरे है ना, तो 10 लैम्डा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू. तो लैम्डा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू. आई होप यही प्रूफ करना था. ये हम बनाते तो सब इजी होता है ना. समझ में आया? लिखते जाइए. पहले लिखना है फिर समझना है, पता ना. जो नए हो उनके लिए पहले लिखना होता मेरे क्लास में, फिर समझना होता है ना. थोड़ा सा उल्टा मेरा है फंडा. क्यों है वो धीरे धीरे समझ में आएगा. यहां तक में कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी है तो बता दीजिए. चलो, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा सवाल है. 20 बहुत अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, छोटा छोटा फालतू सा कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले 20 नंबर पे बात करते हैं. ठीक है, बोल रहा है कि किसी ब्लॉक को कैसे पुल किया जाए, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इस ब्लॉक को पुल करने के लिए. ठीक है, मिनिमम फोर्स, इसका मास m है और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, म्यू. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई बताओ, म्यू एम जी होगा ना. एक घूसा मारे. लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होता है. हम आपको कितनी बार बताएं, हम कितनी बार बताएं कि नॉर्मल हमेशा एम जी के बराबर हो, ऐसा जरूरी है क्या?
जरूरी है क्या? नहीं है ना, इस केस में भी नहीं होगा, वही तो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए ये बोलना ही गलत होता है म्यू एम जी। जो तरीका वो याद करो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी म्यू एन। समझ में आ रहा? लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन का म्यू एन होता है। समझ में आया? चलो, अच्छा कुछ बच्चा बोला है कि फोर्स ऐसा लगा लेते हैं सर, है ना, फोर्स ऐसा लगा लेते हैं, फोर्स और फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा तो काम खत्म। हम आपको दिखाते हैं, हम ये ऐसे मान के चलते हैं, चलो हमको कैसे पता कि फोर्स ऐसे ही लगाना, हम एंगल पे मान लेते हैं। अगर फोर्स को हॉरिजॉन्टल ही लगाना होगा, बोल रहा है कि फोर्स मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम ताकत लगा के उसको खींच लेना, है ना, तो क्यों ना हमें किसी जनरल वैल्यू के लिए मान लेते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो थीटा क्या आ जाएगा? 0। अरे हाँ ना बोलते जाओ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। अब बोलोगे कि फोर्स ऐसे लगाने से फायदा आपको क्या दिखा सर कि आप ऐसे लगा दीजिए, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लगाए? हम आपको बताते हैं, ऐसे लगाने से नॉर्मल कम हो जाएगा। फोर्स ऐसे लगाने से नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो पता फ्रिक्शन भी कम होगा। अभी तुरंत दिखाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ऊपर नॉर्मल एन, नीचे एम जी। अच्छा इसको इधर मूव कराना है तो इधर एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा, तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा पक्का ना, और तो कोई कहानी नहीं है। चल इसको हटा दो, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर लें क्योंकि हमको वर्टिकल में मोशन नहीं चाहिए, हमको इधर मूव कराना, तो लिखोगे एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी, तो एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देखो नॉर्मल कम हो रहा है क्या फोर्स ऐसे लगाने पे, और नॉर्मल कम होने का डायरेक्ट मतलब क्या पता, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज। अरे क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू कितना है फ्रिक्शन का, है ना। तो आप बोलोगे अच्छा सर ऐसा करते हैं ना, पूरा का पूरा फोर्स ऊपर ही लगा देते हैं। अबे पूरा का पूरा ऊपर ही लगा दोगे तो इधर मूव थोड़ी ही करेगा। समझ में आ रहा है? तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि नॉर्मल भी कम हो जाए और इधर भी कम लगाना पड़े। समझ में आ रहा है? और वो तुक्के से नहीं आएगा, वो आपके फील से नहीं आएगा। अच्छा सर 45 डिग्री पे लगा ले क्या, है ना, मजा आएगा सर, बीचों बीच अच्छा लगेगा। हट, लॉ पे कहां काम करने का, लॉज से काम करने का। समझ में आया? पक्का? फिजिक्स में फील के लिए कोई जगह नहीं। चल तो ये मेरा नॉर्मल आ गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मल पता चल गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बोला कि मिनिमम फोर्स लगाओ कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। अरे इसका मतलब एफ कॉस थीटा मस्ट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे तभी तो मूव करने वाला होगा जस्ट, हे भगवान। तो लिख दो एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जस्ट मूव करने वाला। तो मिनिमम फोर्स पूछ रहा है ना, फिजिक्स में बराबर मतलब ये नहीं होता कि एफ बराबर एफ होता है ना। 8.00001 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और लिखोगे कितना, एग्जाम में क्या लिखोगे, हम लगाए 8.000000000 लगाए क्या 8 लगा। बात समझ में आ रहा? तो फिजिक्स वाले यार दिलदार होते हैं यार, अपन तो 9.8 को 10 लिख लेते हैं, और आप हो कि जस्ट बढ़ाने पे रोने लगे कि सर जस्ट बराबर पे कैसे मूव करेंगे। अरे कर सकता है फिजिक्स में। समझ में आ रहा? क्योंकि अपने लिए 8.00001 भी 8 ही है। अबे ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या चाहिए। आपके लिए तो दशमलव के बाद 2 अंक तक काफी होता है ना। और हम लोग तो इतने दिलदार आदमी के 9.8 को 10 कर लेते हैं। हाँ आप समझदार हो रहे हैं आप धीरे धीरे, है कि नहीं। चल तो अच्छा यहाँ पे फोर्स का मिनिमम वैल्यू निकालना, तो फोर्स के लिए सॉल्व करना होगा ना। तो ये कर लो एफ कॉस थीटा और इधर से आ जाएगा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। तो मेरे हिसाब से फोर्स का वैल्यू आ जाएगा म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा।
अरे होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो फोर्स आ जाएगा आपका म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ध्यान से देखो तो फोर्स किसका फंक्शन दिख रहा है, थीटा का फंक्शन है ना। थीटा वेरी करने पे मेरा फोर्स वेरी करेगा, और हम चाह रहे हैं कि फोर्स को मिनिमाइज कर दें, छोटा से छोटा फोर्स हो। तो ऊपर वाला चीज तो हमको कांस्टेंट दिख रहा है, म्यू सरफेस की प्रॉपर्टी, मास दिया हुआ है, जी के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, धरती माता के साथ, है कि नहीं। द ओनली थिंग यू कैन वेरी इज थीटा। अब अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो मेरे हिसाब से इसको मैक्सिमम करना है। अरे पढ़े हो कभी, डिनोमिनेटर को बहुत बड़ा कर दोगे तो चीजें छोटी हो जाती हैं, और हम चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स पे काम हो जाए, दैट मींस डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। अरे हाँ कि ना, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मेरे हिसाब से अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? अब कुछ बच्चों को सदमा लगेगा, बट परेशान नहीं, हम वो प्रूफ कर देंगे, है ना। तो जो फोर्स का मिनिमम वैल्यू होगा पहले तो वो हम लिख देते हैं। ये सब मैथ वाला पार्ट है, बट हम बता देते हैं। यहाँ पे कोई बायोलॉजी वाले तो नहीं हो आज? नहीं, कोई नहीं है, तो इतना तो मैथ आना चाहिए था। फोर्स का मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा, इसका आंसर वो हो जाएगा म्यू एम जी बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, वो प्रूफ कर देते हैं कि उसका मिनिमम वैल्यू उतना कैसे आया। तो सिंपल सा फंडा है, मैथ्स में आप पढ़े हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री से, इसका मिनिमम, इसका वैल्यू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके इसको मान लो पी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ये जरूर पढ़े होगे। प्रकाश सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या थोड़ा सा? उसमें ये नहीं बताया क्या अभी? अच्छा चलो, नहीं बताया, ये याद रख लो, वो बता देंगे, ठीक है, वो बता देंगे। हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम झूठ मूठ में मैथ्स का पैसा अलग से लेंगे। तो ये होता है दूसरा सिंपल सा कैलकुलस से भी इसको हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो अभी करके दिखा देते हैं, पहले ये लिख लो, है ना, ये लिख लो। तो यहां पे देखो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू म्यू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सर बताएंगे, प्रकाश सर जरूर बताएंगे ही, क्योंकि वो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री में, सब बताता है। तो वहां पे वैल्यू पुट करोगे, मैक्सिमम चाहिए ना हमको, तो जैसे मैक्सिमम पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तरीका नंबर 2, इसको एक फंक्शन मान लो पी, क्या मान लो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। तो dp बाई डी थीटा इक्वल टू 0, अरे नालायक, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर 0। अरे हाँ ना बोलते जाना। तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर म्यू कि 1 बाई म्यू, टेन थीटा कितना रहा है, तो बता यार, म्यू आ रहा है पक्का ना। चलो, तो टेन थीटा आ गया म्यू, लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए, है ना, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। तो उसके लिए आपका जो रिलेशन है वो क्या है, टेन थीटा बराबर म्यू है। तो ये ट्रायंगल बना लो, म्यू 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा पी का, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा वहां से देखो तो क्या, क्या कॉस थीटा 1 बाय, है ना, और साइन थीटा क्या प्लस म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो P बराबर हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, P का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अरे वही तो पुट किए हैं यहाँ पे, इसी को P माने थे ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, कैलकुलस भी काम करेगा या सिंपल ये भी लगा के आप लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ किया जाएगा मैथ्स में, है ना।
पक्का? जो ट्रिगो पढ़े हो उसको पता होगा ये, है कि नहीं? चलो लिख लो जल्दी। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट और फिर बी पार्ट हम कर देंगे, सी पार्ट आपको खुद से करना हो, ठीक है ना? पक्का? चलो, अच्छा अब बाकी क्या है उसको भूल जाओ, ये एक सवाल है अपने आप में। इस सवाल में बोलता है कि 3 ब्लॉक है, 2 kg 3 kg 7 kg, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, बीच वाले और नीचे वाले पे फ्रिक्शन है 0.3 और बीच वाले और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2। ऊपर वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो तीनों का एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, ठीक है? तो तीनों का एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, कितना केस बनेगा? कितना केस बनेगा? 2 टू द पावर 2, क्योंकि यहां पे 2 सरफेस है जहां फ्रिक्शन अवेलेबल है ना, 2 पेयर है। इसको बोल दो पेयर 1, इसको बोल दो पेयर 2। कोई दिक्कत? तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 केसेस। 4 केसेस क्या क्या बनेगा वो बता देते हैं। ई भाई साहब को तो चलना ही है, क्योंकि जैसे ही ये दोनों मूव करेगा तो ये नीचे वाले पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है? पहला केस हो सकता है कि तीनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है? अगर ये फेल होगा तो देखेंगे कि किस सरफेस पे फेल्योर आ रहा है, मतलब कहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गया है ना, तो वो चेक कर दें। उसके बाद फिर अगर मान लो यहां फेल्योर आ गया तो मान लेंगे ये अलग चल रहा है और ये दोनों साथ चल रहा है ना। फिर देखेंगे कि नहीं यहां भी फेल हो गया, यहां भी फेल हो गया, तो मान के चलेंगे ये भी अलग चल रहा है, ये भी अलग चल रहा है और ये भी अलग चल रहा है। या फिर एक ऐसा केस हो सकता है कि ये दोनों साथ चल रहा है और ये अलग चल रहा है। अरे समझ में आया? कितना केस? 4 केस, जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? बहुत सारा केस तो शुरू में ही गायब हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो पहले हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि भाई फ्रिक्शन अपनी तमन्ना को पूरी कर पा रहा है ना, मतलब हर जगह वो रिलेटिव मोशन को रोक पा रहा है, मतलब सारा का सारा क्या हो रहा है? साथ चल रहा है, ठीक है? केस नंबर 1। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें। यहां पे 20 नॉर्मल 20, अरे इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना, पक्का? तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा 20 इंटू 0.2, यानी यहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग एट पेयर 1 बराबर 4, और यहां 3 2 5, तो नीचे 50 तो ऊपर 50 बैलेंस करने के लिए, तो 50 गुने 0.3 तो 15, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एट सेकेंड पेयर इज 15। जो दिक्कत? हम मान के चल रहे हैं तीनों साथ साथ चल रहा है। केस 1, ऑल द ब्लॉक्स, या ऐसे लिख दो ना, नो रिलेटिव मोशन एट एनी सरफेस। नीचे वाला पे तो होगा, नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, इन दोनों पे जो भी होगा, इन दोनों पे, ठीक है? नो रिलेटिव मोशन एट 1 and 2, एट 1 and 2, ठीक है? यहां और यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, यहां तो होगा ही होगा। तो ये मतलब तीनों साथ चल रहा, तो क्या इसको एक सिस्टम ले सकते हो? तो इस सिस्टम पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 10/12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मस्त आंसर आ गया है ना, हम लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई साहब साथ साथ चल भी पा रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए क्या आता है पिक्चर में? लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना? चलो, अच्छा लॉजिकली सोच सकते हो, इससे नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सबसे आसान है। कैसे? जब इसको खींचोगे और सब साथ साथ चल रहा है, मतलब इसको कौन आगे ले जा रहा होगा? इसका वाला फ्रिक्शन, यानी 7 kg पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? तो इसको लिखते हैं FS2, सेकेंड सरफेस वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, यहां तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं। तो यहां पे सेकेंड सरफेस पे ये 7 kg वाले पे फ्रिक्शन पक्का किधर होगा? आगे। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, 7 kg पे आगे फ्रिक्शन कौन लगाया? 3 kg वाला। तो 3 kg वाले पे यही फ्रिक्शन उल्टा पीछे लगेगा, तो 3 kg वाले का डायग्राम बना है। स्टैटिक फ्रिक्शन
पीछे। ये कौन लगाया? 7 kg वाला। कैसे? थर्ड लॉ। अरे हाँ ना बोल। अच्छा अब बोलोगे कि सर ऊपर वाला जो इस पर फ्रिक्शन लगाया होगा वो पीछे की आगे? आगे, क्योंकि ओवरऑल इसका भी एक्सेलरेशन आगे ही है ना, तो ये फोर्स तो इसको आगे एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, मतलब पक्का इसका फोर्स किधर लगा होगा? आगे। Fs1। अरे हाँ ना बोलते जाना, कोई दिक्कत? चल, तो ऊपर वाले का अपने आप बन जाएगा। अरे है ना, ऊपर वाले पे Fs1 पीछे और इधर 10। कोई दिक्कत? चलो, तो Fs2 यहां से निकाल सकते हो आप। कैसे? इसका एक्सेलरेशन आगे कितना है? 5/6। 5/6, तो आप लिखोगे Fs2 बराबर 7 इंटू 5/6, तो ये 35/6 रफली 6 आएगा। अरे आएगा रफली 35/6 है ना, उसको रफली हम 6 लिख सकते हैं। अरे हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, बस चेक करने के काम आएगा, है ना। और इसके लिए सॉल्व कर लें Fs1, है ना, आगे 10 पीछे। Fs1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5/6। 5/6, तो Fs1 कितना आ जाएगा? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 10 माइनस 10/6। वही 10/6 या 5/3 एक ही बात। अरे 10 माइनस 10/6, तो ये हो जाएगा 60/6 और ये हो जाएगा 10/6, तो 50/6 आ रहा है क्या? तो गुना भाग कर लेना कम से कम, वो भी हम ही से करवाओगे। 50/6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8। मतलब अगर यहां 8 न्यूटन का होता फोर्स और यहां 6 न्यूटन का होता तो तीनों मस्त साथ साथ चलते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां अवेलेबल ही 4 न्यूटन है। अरे है ना, अरे है कि नहीं है? तो गड़बड़ कहां दिख रहा? पहला गड़बड़ यहां पे, पहला गड़बड़ तो यहां पे दिख रहा है। तो अगला केस हम मान के चलेंगे कि ये दोनों साथ चल रहा है, यहां पे भी गड़बड़ नहीं दिखा ना, तो अगला केस मान के चलेंगे कि ये दोनों साथ चल रहा है और ये अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है। कोई दिक्कत? तो चलो जंप टू केस नंबर 2। चल केस 2। केस 2 में हम मान के चलेंगे कि ये अलग और ये दोनों एक साथ, ठीक है। मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो यहां रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो जैसे आप इसको खींचोगे तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन वो भी लगेगा। आप उल्टा लेके भी बना सकते हो, देख लेना वो गलत आ जाएगा, ठीक है। ये 2 kg, ये 10, इधर 4, तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इधर आएगा, इधर का फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? A1 10 घटाओ 4/2, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आएगा। अच्छा ये दोनों हम साथ मान के चल रहे हैं, तो इस पे तो एकमात्र फोर्स यहां वाला फ्रिक्शन लगेगा। कितना? 4। अच्छा इन दोनों को एक साथ ले लो तो कितने केजी का ब्लॉक हो जाएगा? नीचे से तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, ऊपर से यही इसका थर्ड लॉ पेयर 4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3, क्योंकि दोनों को साथ माने हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4/10 यानी 2/5। अरे आएगा? समझ में ही नहीं आ रहा। A2 माइनस A3 सर। A2 बराबर A3, अबे दोनों को साथ माने हैं ना, तो A1 A2 A3 तीनों का एक्सेलरेशन पूछा है ना। कोई दिक्कत? अच्छा खुश नहीं होना, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सच में साथ चल भी पाएगा कि नहीं, है ना, साथ चल भी पाएगा कि नहीं। तो बना लेते हैं, दोनों का अलग अलग बना लें एक बार। अरे दोनों का अलग अलग बना लें, तो ये 7 kg वाले का बना लो ना, सबसे बेस्ट होगा।
इस पे पक्का फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसका आगे, क्योंकि ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन आगे आया और इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन आगे आया, तो ये अभी आगे जा रहा है। तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन सेकेंड यहाँ वाला कितना लगा होगा, Fs2, और ये कितने केजी का है, 7 केजी का। तो Fs2 बराबर 7 × 2/5 दैट इज 14/5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3। मतलब अगर इन दोनों के बीच में 3 न्यूटन का फ्रिक्शन होता तो ये दोनों साथ मस्त चल लेते। अरे है ना, यहाँ तो 15 है, बोलो अब ये घुसा मारेंगे मुंह में, ठीक है। तो इसका मतलब जो अभी केस हम बनाए यहीं पे काम हो गया। ये चलेगा 3 मीटर पर सेकंड से राइट, और ये दोनों चलेगा 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट। आगे के केस में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पक्का? जल्दी से लिखो, हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, जल्दी से लिखो। रिकॉर्ड हो जाएगा ना। चल, तो ये अब बिल्कुल एक नया अलग कहानी है ना। ये मत सोचना कि ये उसी का एक केस है, ये केस नहीं है। अब इसमें फिर से 4 केस बनेगा। क्यों? 3 केजी सिर्फ 2 पेयर है, 2 पेयर तो 4 केस है ना। और देखना, परेशान नहीं होना, देखना बहुत सारा केस तो आप धीरे धीरे ऐसे ही एलिमिनेट कर पाओगे, है ना। चल, तो अगला केस करते हैं। तो हम सबसे पहला केस क्या मान के चलेंगे कि दोनों मतलब तीनों साथ साथ चल रहा है, मतलब देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट 1 and 2। यहां और यहां, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हम पेयर का नाम रखते हैं यहां पे। चलो, तो अगेन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा पूरे का, ए बराबर आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट में, है ना, है कि नहीं। चलो, यहां प्लस माइनस से बेटर होता है कि डायरेक्शन शो कर दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस भी तो डायरेक्शन के लिए ही था ना। प्लस माइनस था किस चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए। चलो, तो अब चेक करना पड़ेगा, खुश नहीं होने का, ठीक है। अच्छा, ये आगे चल रहा है, मतलब इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन पक्का किधर लगा होगा, 2 केजी वाले पे। खड़ा 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 रहो 10 मिनट, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये आगे एक्सेलरेट कर रहा तो एकमात्र फोर्स इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो वो किधर लगेगा, तुमसे पूछे। खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, खड़ा जाओ, अच्छा लगेगा, ठंडा है ऐसे। चल, 2 केजी, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs1, तो ये लिख सकते हैं Fs1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 5/6, इट विल कम आउट टू 10/6। ये तो 2 से भी कम है, मतलब यहां पे कांड नहीं हो रहा, यहां पे कोई कांड नहीं हो रहा है, ये मस्त साथ चल सकता है ये दोनों, ठीक है। नीचे चेक कर लें एक बार, यहां पे तो किसका बनाओगे, 7 केजी वाले का। मानी 7 केजी वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे कि पीछे, सॉरी हाँ 7 केजी वाले पे आगे, इधर। क्यों, Fs2 के Fs1, Fs2 क्यों आगे, क्यों फोर्स, अबे इस फोर्स से इसका क्या लेना देना, अजीब नालायक वाला जवाब देता। अगर ये पूरा का पूरा इधर एक्सीलेट करता हुआ माने हैं, तो इसको आगे एक्सीलेट कौन करा सकता है, एकमात्र फोर्स यहाँ का फ्रिक्शन है, तो पक्का उसी डायरेक्शन में लगा होगा। अब एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ, 7 × 5/, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6। यहां पे कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, अवेलेबल कितना है 15, और यहां पे चाहिए था 4, सॉरी यहां पे चाहिए था लगभग 2, अवेलेबल है 4, मतलब मस्त यही काम खत्म हो गया, सब मस्त एक साथ चलेगा, है ना। यानी इसका आंसर आएगा A1 बराबर A2 बराबर A3 इज 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट वॉल। कोई दिक्कत?
तीसरा इसी तरह आप कीजिएगा, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। कर लोगे घर पे? कल हमारा डिस्कशन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 27 से HC वर्मा का, और 31 अल्टीमेट सवाल है, दोनों पे कल बात करेंगे। ट्राई करके आओगे, और बाकी जो होमवर्क दिए उसको करो, पाप को जमा मत करो। कितना अच्छा मौसम है, ठंडी का रजाई में घुसो और सो जाओ। ठीक है? अब बुढ़ापा आ गया है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ये अगेन वही मेरा प्लेटफॉर्म है, या जो बुक आप जिसको बोल रहे हो, है ना, उसके ऊपर एक ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये ब्लॉक ऊपर से देख रहे, तो ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? हाँ, आप समझदार हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको एक्स वाई प्लेन हम मान रहे, तो ग्रेविटी अंदर लग रहा हो। ठीक है, ये बोर्ड को ऐसे करके देखो, कोई दिक्कत? चलो, इसका मास 10 kg का। ठीक है, और म्यू का वैल्यू को डाटा एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई पेन लाया? म्यू का वैल्यू है 0.6, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है 2i कैप माइनस 2j कैप, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है 2i कैप माइनस 2j कैप, है ना। और अबे चुप, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल था। और एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक भी दे देते हैं हम, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 9 के कैप, है ना। आपको बताना कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है, किधर लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है, किधर लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है, किधर लग रहा है। शुरू हो जाओ। चल, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो स्टैटिक लग रहा होगा क्योंकि दोनों साथ साथ, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं है, वो रेंज होता है ना 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में। तो पहले तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो पहले एन तो निकालना पड़ेगा। एन के लिए देखो mg नीचे और नॉर्मल आगे प्लस के में, यानी इसको ऐसे बना लो। देखो अभी तो ऐसे देख रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा, या आप ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा। इसको आप साइड से देखो, ये ऐसे है ब्लॉक और ये ऐसे है ना, ब्लॉक और ये प्लैंक। हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। मतलब नॉर्मल किधर लग रहा, ऊपर, यानी के कैप में। वाई में मत सोचना, अरे यहां पे एक्स वाई प्लेन ऐसे हो जाएगा, है ना। तो के में नॉर्मल और माइनस के में mg, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लैंक का कितना है 9, नीचे की तरफ। ब्लॉक भी उसके साथ जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से। अरे है, तो ये देखो हम साइड से दिखा रहे हैं आपको, ये साइड व्यू है। ऊपर नॉर्मल एन, नीचे mg यानी 100, और इसका एक्सेलरेशन नीचे 9। अरे समझ में आ रहा है पक्का? तो क्या लिखोगे, 100 माइनस एन बराबर 90, एन बराबर 10 न्यूटन। अरे ऊपर कोई प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना के देख लो, है ना। तो एन कितना आ गया 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया 0.6 इंटू 10 यानी 6 न्यूटन। कोई दिक्कत?
अच्छा, अभी दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रहा है? स्टैटिक। अभी तो स्टैटिक लग रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है कि आगे भी स्टैटिक लगता रहे, है ना। मतलब इसका जितना एक्सेलरेशन है एक्स वाई प्लेन में, किसमें? एक्स वाई प्लेन में, उतना ही एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी रखना चाहेगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम। देखो फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों साथ साथ चले, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो मान लो दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, तो फ्रिक्शन क्या सेम कराना चाहेगा? एक्सेलरेशन। अरे फ्रिक्शन कराना क्या सेम चाहेगा? एक्सेलरेशन। तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ध्यान से सुनो, मान लो वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो थोड़ी देर के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। अरे समझ में आया? हे भगवान, अगर दो चीज साथ साथ चल रहा है ना, तो मतलब उसका वेलोसिटी भी सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है। और सिर्फ अभी साथ साथ चल रहा है, बाद में अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अलग, मतलब रिलेटिव मोशन होने लगा, मतलब एक्सेलरेशन सेम नहीं था। समझ में आया? अच्छा, मतलब फ्रिक्शन चाहेगा कि ये प्लैंक का जितना एक्सेलरेशन है एक्स वाई में, जेड वाला तो हो गया, ये तो ऊपर है, प्लेन रिलेटिव मोशन इसमें हो रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में, है ना, उसको नहीं होने देने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा? इतना ही एक्सेलरेशन किसका करवाना चाहेगा? ब्लॉक का। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए? ध्यान से सुनना, कितना रिक्वायरमेंट है ना, एफ रिक्वायर्ड, मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे होगा, एफ रिक्वायर्ड इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस के में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ये इतना फ्रिक्शन अगर अवेलेबल होगा ना, अगर इतना फ्रिक्शन, तो दोनों साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, आगे भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जितना प्लैंक का एक्सेलरेशन है उतना ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। चेक करो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से आ जाएगा ये √2 × 10, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14। अरे होगा, यानी 14 न्यूटन का फोर्स होता तो दोनों साथ साथ एक्सेलरेट भी करते। अवेलेबल है 6, मतलब अगले ही मोमेंट पे क्या शुरू हो जाएगा? दोनों में रिलेटिव मोशन। अरे हो जाएगा, मतलब जो फ्रिक्शन अभी लग रहा है, अभी जो लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं समझ में? अरे अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया? अरे अभी तो दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उसमें भी मैक्सिमम लगना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत तो 14 की थी, है ना, और जस्ट स्लिप करने वाला। जस्ट स्लिप मतलब लिमिटिंग, चल तो दोनों रहा, मतलब अब इसके रिलेटिव ये चलने लगेगा। अरे समझ में आया? मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है? 6 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन भी तो बताओ, ऊपर। उसके टॉप व्यूज देखेंगे तो इससे। हाँ तो ऊपर लग जाएगा। ऊपर लगने का क्या लॉजिक है? लॉजिक बताओगे? टॉप व्यूज देखेंगे तो ऐसे। क्या लॉजिक है बताओ ना। कुछ भी। अब ध्यान से सुनना इसको, इस सिचुएशन को देखो। ये प्लैंक है, ये ब्लॉक है, इसको साइड से देख रहे हैं, जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम देखो ना वैसे। इसको जब आप फोर्स, इस पे जब आप फोर्स लगाते थे तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होता था, उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी करना चाहता था फ्रिक्शन, क्योंकि स्टार्ट तो सेम से हो रहा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाता था? इधर। अगर फोर्स और बढ़ा देते थे तो ये और आगे लग जाता था, और ये फोर्स बहुत बढ़ा देते तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता था, लेकिन फ्रिक्शन लगता किधर था? उधर ही। अरे लगता तो उधर ही था ना, भले ही अब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता था और इसके रिलेटिव इसका कम होता था, बट फ्रिक्शन डायरेक्शन थोड़ी बदल लेता था रिलेटिव मोशन शुरू होने पे। अरे नहीं बदलता था ना। तो जो प्लैंक का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन
होगा, देखो ना नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही ऊपर वाले का होता है एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो लगा दो। तो जो आपका फ्रिक्शन होगा, जो लग रहा होगा, टफ सवाल है, 3D व्यू है, इसलिए परेशान हो रहे हो। घर पे जाके 1-2 बार बनाओगे तो समझ में आएगा, है ना। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, 6 न्यूटन तो लगेगा, और उसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। अच्छा, जेड वाले को नहीं देखना, सिर्फ एक्स वाई वाले को, यानी I/√2 प्लस J/√2। समझ में आया? एक्स वाई प्लेन में यही डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन का। टफ सवाल है, हमको पता है, ठीक है, बट यही है देखो रियलिटी। अगर आपको सारा नॉलेज है तो आप उसको 3D में भी कर सकते हो। समझ में आ रहा? अभी स्टैटिक क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना। लिमिटिंग क्यों लगने लगा? क्योंकि रिक्वायर्ड जो चाहिए एक्सेलरेशन को सेम करने के लिए वो तो लिमिटिंग से बहुत ज्यादा, मतलब पक्का आप स्लिपिंग होने ही वाला होगा, और स्लिपिंग तो होगा ही होगा। अरे मान लो अगर रिक्वायर्ड का वैल्यू आता 3 न्यूटन तो हम बोल देते ठीक है, वहां तो 6 न्यूटन अवेलेबल है, दोनों मस्त साथ साथ चलता रहेगा हमेशा। अरे है ना, अरे है ना, लेकिन अब तो स्लिपिंग जरूर होगा। अच्छा, अगर दोनों साथ साथ चलता, ध्यान से सुनो, मान लो ये साथ साथ चलता, ये 3 न्यूटन ही होता रिक्वायरमेंट, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता? वही होता। अरे वही होता ना, जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है वही इसका भी एक्सेलरेशन करवाना चाहता है एक्स वाई में। अरे वही करवाना चाहता ना, तभी तो साथ बना रहता कि वेलोसिटी भी सेम और एक्सेलरेशन भी सेम, लेकिन नहीं करवा पाया, है ना, क्योंकि उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े है कि इधर नहीं करवा पाया तो अब उल्टा लगने लगेगा। अरे उल्टा लगने लगेगा तब तो और ज्यादा तेजी से रिलेटिव मोशन होने लगेगा, है ना, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को सपोर्ट करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो इधर लगा के बराबर करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, बट कोशिश तो कर रहा। अरे समझ में आया? तो वो एक्सेलरेशन को क्या करना चाहेगा? 0 करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा, कोशिश तो वही करेगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन को क्या कर दें, 0। इसीलिए उसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में प्लैंक का एक्सेलरेशन है। आई होप अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। अरे समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलो लिखो जल्दी से। चलो, तो अब जो आप लोग एक चीज बोलते हो सूडो फोर्स, उसको रियलिटी में डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, है ना, तो उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं का किया धरा है सूडो फोर्स। ठीक है, बेसिकली क्या था ना कि देखो, हम आपको कहानी के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सूडो फोर्स से ज़्यादा बेटर टर्म ये जो है असल में ये है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं कि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं लगा सकता, ये चीज याद है ना। बट अगर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लगाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? वहीं पिक्चर में आता है सूडो फोर्स। क्या आता है? सूडो फोर्स। बैठ जाओ, अबे बैठ जाओ, अब खड़ा रहेगा, हम बोलेंगे बैठ जाओ तो बोलेगा खड़ा रहेगा, दम से इनडिसिप्लिन बॉय है। चल, मान लो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ट्रक पे कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक ब्लॉक है, इसको हम स्प्रिंग से बांध दिए हैं ट्रक से, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर मेरा यहां पे खड़ा है, ठीक है, ट्रक पे। ट्रक मान लो A0 से चल रहा, ठीक है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, इसका मास है m, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ट्रक चलेगा तो ये स्प्रिंग खिंचा हुआ दिखेगा, ये स्प्रिंग खिंचा हुआ दिखेगा। ग्राउंड वाला तुरंत समझा देगा कैसे खिंचा हुआ, रीजन बता देते हैं। ग्राउंड से जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ
तो इधर नॉर्मल, इधर mg, और ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो इधर फोर्स kx। ग्राउंड वाला देखो इस एक्सटेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो बोलेगा कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, ए नॉट से, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना, kx बराबर एम ए नॉट, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एम ए नॉट बाय के। बट बेसिक इक्वेशन तो ये है, अरे है कि नहीं है, हे भगवान। अरे ये जो स्प्रिंग खिंचा हुआ ग्राउंड वाला सही से बता ना, स्प्रिंग खींचेगा तब तो ट्रक जितने से जा रहा है इसको कौन ले जाएगा आगे, स्प्रिंग ही ले जा सकता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। और नॉर्मल और एमजी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो वो दे नहीं सकता। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और हम देख रहे हैं कि ये भी इसके साथ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग लगा रहा होगा। और स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाएगा, जब वो खींचा होगा या दबा होगा। तो यहां अगर स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाना नेचुरल फोर्स की तरह, तो ऑब्वियसली खींचा हुआ होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब पढ़ा चुके हैं, है ना। अब ये वाला नालायक बोला हम इक्वेशन लिख के दिखाएं, लिखे दिखाएं दिखाएं दिखाएं, बोल दिखा। हम बोले कि तुम लिख ही नहीं सकते हो पहली बात तो बोला नहीं हम आज लिखेंगे, है ना, प्लीज लिख दो प्लीज प्लीज। बोले बच्चा चलो, है कि नहीं। अब मनीष ट्रक पे ही चढ़ गया, समझा रहे कि देखो मनीष तुम इक्वेशन लिख नहीं सकते, वो जिद पे रहा, क्या समझाओगे बच्चा को, है ना, लिखो। तो मनीष इक्वेशन लिख दिया कि इधर एन और इधर एम जी को कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखा के एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मनीष को कितना दिखा, अरे जो ऑब्जर्वर को दिखता है वही लिखता है ना, उसको तो दिखेगा ये रेस्ट पे, तो लिख दिया 0 और ये बोल दिया x बराबर 0। फिर बोला सर स्प्रिंग तो लमर गया, हमको निकल रहा है 0। तो हम बोले समझा तो रहे थे नालायक कि तुम न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लिख सकते हो, है ना, आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि आप सही ऑब्जर्वर नहीं हो। जब न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट किए तभी हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर ही लिख सकता है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लिख ही नहीं सकता। समझ में आया। अब मनीष लगा रोने, है ना, अपनी भाषा में बोला नहीं सर कैसे हुआ सर, हम तो लिखेंगे सर, प्लीज सर को जुगाड़ कीजिए सर। ठीक है, तो हम बोले क्या ऐसा करो तुम लिखो इक्वेशन लिखो, तुमको स्प्रिंग खिंचा हुआ दिख रहा है, हाँ खिंचा हुआ दिख रहा है, हाँ तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, हाँ लिखो के एक्स। ठीक है, बोले देखो भाई तुम जो हो ना तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेलेरेशन जो है वही ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है, तो लिख दो एम ए नॉट। अब मनीष फिर रोने लगा, बोला सर एक्सेलेरेशन दिखिए नहीं रहा, ये रुका हुआ है, आप झूठे बोलते हैं सर कि एक्सेलरेट कर रहा, कैसे मान लें, है कि नहीं। ध्यान से सुनो, मनीष बोलने लगा कि सर ऐसे कैसे होगा सर, ठीक है आप बोल दिए सब कुछ लिख दिए, सर एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा सर, ब्लॉक वहीं था वहीं है ना, आप तो सर मतलब कुछ भी बता रहे हैं, हम कैसे लिख दें सर, अब दीवार मेरे सामने है बचपन से ऐसे ही है, तो हम कैसे बोलेंगे कि दीवार चल रहा है ना। हम बोले नहीं बात तो बच्चा सही बोल रहा है ना, हम नहीं बोले डी एल एम्बर्ट बोले। तो वो सोचे कि नहीं एक्सेलरेशन तो ये भाई वही गधा वही लिखेगा जो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तुरंत ऑब्जर्व हो जाता है कि अगर कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका रफ्तार बढ़ेगा टाइम के साथ या घटेगा या डायरेक्शन चेंज होगा कम से कम, है ना। तो हम डी एल एम्बर्ट को फ़ोन लगाया कि डी एल एम्बर्ट भाई साहब ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया, एक बच्चा बेवकूफ़ वाली हरकत कर रहा, उसको बोल रहे हैं कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लिख सकते हो, बट वो जिद पे आ रहा होगा। ठीक है, तो डी एल एम्बर्ट भाई साहब बैठे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना शुरू किए और फिर वो फ़ोन पे हमको जो बताए है ना वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बट तब तक पहले यहाँ तक की सारी बातों को नोट करो जल्दी से और अपने लैंग्वेज में लिखो कि ये दिक्कत क्यों आ रहा है। अब ध्यान से सुनो,
तो हम क्या देखते हैं, इनर्शियल ऑब्जर्वर कैसे कहानी सोचता है, ध्यान से सोचो। तो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर लिखता है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, एक ग्राउंड पे है मान लो, एक आदमी ग्राउंड पे, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे ढेर सारा फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर। मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? एज ऑब्जर्व्ड बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर। अरे है ना, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ। अच्छा, इस चीज इसमें ये ध्यान रखा गया है कि एक्सेलरेशन का कॉज किसको लिया गया है? फोर्स को, ना कि फ्रेम को। याद आ रहा है, शुरू में ही बताए थे कि न्यूटन ने शुरू में ही ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने इक्वेशन में सिर्फ एक्सेलरेशन का कॉज किसको ले रहे हैं? फोर्स को, ना कि फ्रेम को। फ्रेम भी एक कॉज है, अरे है ना, चूंकि उन्होंने इंक्लूड नहीं किया इसलिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए काम नहीं करता। समझ में आया? अच्छा, एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना, ये एक्सेलरेशन एक किसका है? ब्लॉक का है इनर्शियल फ्रेम में, इसके हिसाब से। कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर छोटी बात पे ध्यान देना। एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है जो कि खुद एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से। किससे एक्सेलरेट कर रहा है? ए नॉट से, है ना, ग्राउंड के रेफरेंस में या किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? ए नॉट से। जस्ट लाइक कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? ए नॉट से। ये तो वन डायमेंशनल केस है, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर देखेगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये कहां से आ गया? अबे रिलेटिव मोशन, है ना, अरे है ना, कुछ नहीं समझ में आया। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक ब्लॉक है मान लो, इस पर ढेर सारा फोर्स लगा देते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक ब्लॉक है जिस पे ढेर सारा फोर्स लगा हुआ है और इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए दिख रहा है। कहां से? इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, इनर्शियल फ्रेम से, है ना। तो वो तो मस्त इक्वेशन लिख सकता है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और ये बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कौन लिख रहा है? कि इनर्शियल ऑब्जर्वर लिख रहा है। कौन लिख रहा है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। अच्छा सर, अच्छी बात है, ठीक है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन क्या दिखेगा? तो ए माइनस ए नॉट। भाई उसको तो वही दिखेगा जैसे इसको दिख रहा है, ए माइनस ए नॉट तो जीरो। अरे दिख रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है इनर्शियल फ्रेम से? ए नॉट। और ये क्या किया? अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके घटा दिया तो जीरो दिखने लगा। अरे है ना, अगर आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को छूट देते हो इक्वेशन लिखने का तो वो क्या क्या गलती करता है, ध्यान से सुनिएगा। स्यूडो फोर्स बकवास तरीके से हम भी पढ़ा सकते थे, बट हम चाहते हैं आप उसको तरीके से सीखो, है ना। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को अगर छूट दोगे तो फोर्स तो उसको भी वही दिखेगा, क्योंकि फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो वो भाई साहब इक्वेशन लिखेगा सिग्मा एफ बराबर मास, लेकिन एक्सेलरेशन तो वो लिख देगा जो उसको दिख रहा। अरे एक्सेलरेशन तो वो लिख देगा ना जो उसको दिख रहा, तो लिख दो, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अरे गलत है ना, अरे गलत है ना। देखो ना, ये सही क्या है? F इक्वल टू एम ए, लेकिन यहां पे आ रहा है F इक्वल टू एम ए माइनस एम ए नॉट, एक्स्ट्रा टर्म आ गया। अच्छा आप ये बताओ, एक्सेलरेशन तो आप उसको नहीं बोल सकते हो कि यही लिखो, एक्सेलरेशन तो आप उसको नहीं बोल सकते हो कि यही लिखो, लेकिन उसको आप ये जरूर बोल सकते हो कि इस पर एक और फोर्स लग रहा है जो तुमको दिख नहीं रहा, और वो मान भी लेगा। पता क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटी लगता हुआ दिखता क्या? एक एरो ऐसा निकला, नीचे लग गया, नॉर्मल ऐसा लगा, ऊपर चला गया, ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। अरे नहीं दिखता ना मेरे भाई, पक्का। तो उसको अगर हम झूठ मूठ में एक फोर्स लगाने के लिए बोल देंगे तो मस्त लगा लेगा, बोलेगा हाँ लगता होगा, अरे है ना। अच्छा ध्यान से सुनो, हम देख रहे हैं कि इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस एम ए नॉट, अरे आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पे भी लगा सकते हैं कि सिग्मा एफ प्लस
माइनस एम ए नॉट, ये ब्लॉक का मास है और ये किसका एक्सेलरेशन है? निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अच्छा इधर कुछ नहीं करना, ये हम अपनी मर्जी से इधर जोड़ दिए, तो इधर रहने दो जो उसको दिख रहा, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट। अच्छा ये एक्सेलरेशन किसको दिख रहा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को। अरे समझ में आया? अरे ये एक्स्ट्रा टर्म था ना, तो इधर भी जोड़ दिया, बराबर हो गया इक्वेशन। देखो ना यही वाला आ गया। फिर अब ध्यान से देखो, हम शुरू से आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते आ रहे कि देखो एम ए फोर्स नहीं होता, एम ए फोर्स नहीं होता, एम ए फोर्स नहीं होता, लेकिन चूंकि इस माइनस एम ए को किधर हम लिख रहे हैं? फोर्स वाली साइड में लिख रहे हैं। अरे लिख रहे हैं, और जो कि फोर्स होता नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्यूडो फोर्स या फिक्सस फोर्स। फिक्सस मतलब होता है झूठा, समझ में आया? या इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं इसको। समझ में आया? अरे समझ में आया? मतलब अगर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना है तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ उसको एक और झूठा फोर्स लिखना पड़ेगा, और उस फिक्सस फोर्स, उस सूडो फोर्स का वैल्यू एफ सूडो का वैल्यू होता है मास इंटू निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अच्छा इधर कौन सा एक्सेलरेशन ये लिखेगा? वही लिखेगा जो उसको दिख रहा। अरे भाई ये तो हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड, लेकिन अभी तक वो कौन ऑब्जर्व कर रहा था? इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब कौन करेगा? नॉन इनर्शियल। और वो अपने हिसाब से एक्सेलरेशन अब लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसी का काट तो हम ये निकालें, ये जो झूठा वाला फोर्स लगाना पड़ा वो क्यों? ताकि उसको अपने एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं करना पड़े, वो वही लिखे जो उसको दिख रहा। अरे समझ में आया? पक्का पक्का। तो जब भी एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखेगा, तो उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक फिक्सस फोर्स लगाना पड़ेगा। किस साइड में? फोर्स के साइड में, है ना? जिसका वैल्यू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एज सीन बाय इनर्शियल ऑब्जर्वर, है ना? या सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि फोर्स जो होगा मास इंटू निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। कोई दिक्कत? वो बस इधर जोड़ देना, बाकी उधर क्या करना है? तो उधर उस गधे को जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो लिख दो, उस गधे को जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो लगा दो। अब जैसे इसके लिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यहां पे ये भाई साहब बोल रहा है कि हमको इक्वेशन लिखना है और इसको भी यही इक्वेशन चाहिए, के एक्स इक्वल टू एम ए नॉट। बाकी इस पर कल बात करें, कोई दिक्कत? तो ये क्या करेगा? ये सारा फोर्स लिख देगा। हाँ, हम इसको बोलेंगे कि देखो, चूंकि हम इनर्शियल ऑब्जर्वर है, हम इसको बोलेंगे कि देखो तुम नॉन इनर्शियल हो ना, तो एक और फोर्स लगता है ना तुम्हारे फ्रेम में। बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे लगाओ, तो बोलेगा मास इंटू इसका एक्सेलरेशन उल्टा होके, यानी ये लगाएगा एम ए नॉट। इसके लिए फोर्स है ना? तो उल्टा डायरेक्शन लगाया ना बे, वह वेक्टर में निगेटिव मतलब डायरेक्शन होता है। तो अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा? ये लिखेगा आगे की तरफ के एक्स, पीछे की तरफ एम ए नॉट बराबर, इसको क्या एक्सेलरेशन दिख रहा? 0। ठीक है? तो खुश नहीं होने का, इतना पचाने की कोशिश करना। इस पे थोड़ा सा और बात कल करेंगे, 1-2 सवाल सूडो फोर्स से करेंगे, और फ्रिक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल खत्म करेंगे। तो कल अपना फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? होमवर्क करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। उसी में है फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन उसी में है। बीच बीच में छोड़ने बोल रहे तो फ्रिक्शन का ही सवाल था, नालायक। लेकिन सर एक तरह से बैलेंस करने के लिए